अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस वसी। प्रोग्राम की करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इससे कबल हमने देखा कि नून लीग की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आया और आज जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो नजरसानी की अपील है उन्होंने वो दायर कर दी है और इस अपील में कहा कि पीपल्स तहरीक इंसाफ में जो है वो दरख्वास्त की दायर नहीं की गई तो फिर बिन मांगी उन्हें नशिस्तें कैसे दे दी गई, यानी कि पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो वापस लेने की जो फैसला है उसकी इस्तदा कर दी है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो है वो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी एक बयान सामने आया है कि 9 मई के हवाले से तकरीबन वही अल्फाज है जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे कि इंतशारी टोले को जो है वो कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अब सवाल ये है कि इन बयान के बाद जो है वो क्या PTI के खिलाफ घेरा जो है वो मजीद तंग होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी कि जहाँ पे एहतसाब की बात होती है कि एहतसाब सबका किया जाएगा तो उससे जो पुलिस है उसके जो अफसरान हैं या ब्यूरोक्रेसी है या CSP ऑफिसर्स हैं वो इससे जो है वो मुबर्रा कैसे हैं, यानी कि उनको उससे कैसे इस्तिस्ना हासिल है। इस पर बात करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। ऐसे सब सबसे पहले बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से। कल तक का जो एक मौक़िफ़ था नून लीग का, आज हमने देखा कि उसी मौक़िफ़ की अब तायद कर लें वो करती हुई दिखाई दी है पीपल्स पार्टी। क्या कहेंगे? नहीं, पीपल्स पार्टी तो मेरा हाल तायद नहीं कर रही बल्कि वो नून लीग की तायद कर रही है और वो बाकायदा तौर पर अब वो कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त जमा करवा दी है और वो उसमें जिनको उन्होंने पार्टी बनाया है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है और तकरीबन कोई 10-11 पार्टीज़ है। सही। उसमें भी उनका मौक़िफ़ यही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को चूँकि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था तो ये उनका तो हक नहीं बनता था, लेकिन उसके साथ ही ये PTI को बुला के कैसे ये दे दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिव्यू की पिटिशन फाइल की थी मुस्लिम नवाज़ ने उसी को बैकअप दिया या कॉर्पोरेट किया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनका भी वो मौक़िफ़ आ गया है कोर्ट में। अब ये दोनों पार्टियां रिव्यू पे चली गई हैं, यानी ये नहीं है कि इससे मुख्तलिफ उनका मौक़िफ़ आ गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नवाज लीग का, बल्कि दोनों का एक ही मौक़िफ़ है। ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही पेज पे हो गए जी, अब दोनों एक पेज पे हैं और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बात की जा रही थी कि PTI और जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफात हो गए हैं PTI को लेकर, ऐसी बात हमें नज़र नहीं आ रही। अब तो बल्कि लग रहा है कि दोनों इकट्ठे हो गए हैं। वैसे मिसबा आप मुझे बताएं कि ये जो फैसला आया था जो है सीटों का, मखसूस सीटों का, तो उसके ऊपर ये फैसला आया था कि जनाब ये इनका हल्फ लिया जाए, तो 15 दिन दिए थे अदालत ने और ये फैसला आया था ग़ालिबन 12 जुलाई को। 12 जुलाई तो आज हो गए 23, तो 23 का मतलब ये है कि आज को 11 दिन हो चुके हैं। 15 दिन का टाइम था। हाँ, 4 दिन रह गए हैं। लेकिन 4 दिन पहले जो सूरत इस मुल्क में इस वक्त PTI के ऊपर है, क्या आपको लगता है कि कोई हल्फ हो जाएगा? आज बाकायदा तौर पर दोबारा से PTI का जो मरकज़ी दफ्तर है उसको सील कर दिया गया दोबारा से। राइट, ठीक है। और कल जो वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वो भी सबके सामने है और कल के बयानात जो इमरान खान साहब ने बयानात दिए GH के ऊपर जाने के, उसके हवाले से आप ये देखें ना कि आज बाकायदा 10-12 रुकनी पुलिस टीम पहुंची जेल के अंदर और उन्होंने जो टेस्ट लेने थे जो इमरान खान साहब ने देने से इनकार कर दिए बानी PTI ने, वो कौन कौन से थे? एक तो था पॉलीग्राफिक टेस्ट था, एक वॉइस मैचिंग का टेस्ट था और एक फोटोग्रामेट्री टेस्ट था। यानी तीनों टेस्ट ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि उनका इस्टेब्लिश किया जाना कि 9 मई के वाक़यात में उनका रोल क्या था, किस सतह पे था, क्या वो मास्टरमाइंड थे, क्या उन्होंने हुक्म दिया था और या फिर उसको जो कैरी आउट किया गया उनका उसमें कितना रोल था, उनके अहकामात थे। इसका एक और मतलब ये भी है कि पुलिस को जो एविडेंस मिली है ऑडियो की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में, उसकी तस्दीक करके वो अदालत में पेश करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ऑडियोज़ ऐसी मिल गई हैं जिसके अंदर इमरान खान साहब को हिदायत दे रहे हैं इस हवाले से कि जैसे उन्होंने कहा जी GH को हो सकता है कि जिसमें जुर्म साबित हो जाए, हाँ, अगर इस टेस्ट के अंदर वो आवाज़ मैच कर जाती है या तस्वीर मैच कर जाती है या वीडियो साबित हो जाती है कि ये जेन्युइन है सारा कुछ, तो डेफिनेटली फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगी। सही। इसलिए बानी PTI ने आज इसे देने से इनकार कर दिया कि जी मैं ये नहीं दूंगा। ठीक है। और उनका ये कहना है, उनका मौक़िफ़ है, जो तफसीलात सामने आई हैं, उनका मौक़िफ़ है कि मैं पहले ऑलरेडी बहुत सारी एजेंसियों की तफ्तीश जो है उसको फेस कर रहा हूँ, तो उसमें मैं ये नहीं होने दूंगा। जो तफ्तीशी टीम वहाँ पर गई थी, इतलात ये है कि उनको कहा गया, गारंटी दी गई कि आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। उन्होंने कहा जी मुझे पुलिस पे एतबार नहीं है। उन्होंने कहा जी आपके साथ कोई गारंटी नहीं हो, आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। और 15-20 मिनट के लिए उन्होंने तफ्तीश भी की। लेकिन अब ये
चीज़ें जो है ना बहुत तेज़ी से सामने आ रही हैं कि जनाब अब थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स सही। सम इससे ऑड पहले जो डायरेक्शन। था वो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी हमसे इस मामले में जो है वो मुशावरत भी नहीं की गई और हम किसी जमात पर पाबंदी आयद करने के हक़ में भी नहीं हो, ये पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा भी गया। लेकिन अभी जो कल की आप समझते हैं कि आज अगर वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो वो जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने अपना एक असर रखा और ये उसी का नतीजा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आज उसने इस्तदा कर दी। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद एक ऑप्शन ले रही है। ऑप्शन ये है कि अगर रिव्यू के अंदर देखिए चीज़ें बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रही हैं, बीच में 3 से 4 दिन है, 3-4 दिनों के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें आनी हैं। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेजर जनरल जो शरीफ साहब ने की, उसमें चीज़ें बहुत वाज़िया हो गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अदलिया का जो फैसला आया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उसको पसंद नहीं करती या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वो कबूल नहीं है। अच्छा, ऐसे सब उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। अगर अदलिया का फैसला आपने कहा कि वो शायद जो मुक़्तदर हल्के हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या कबूल नहीं कर रहे, अब देखें अगर कोई फ़ैसला आइन और कानून के नज़र में आता है और उसको तो फिर तो पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए ना। फिर तो वही बात आ गई कि जैसे मरियम साहबा कह रही थी कि आप जो है वो इस तरह फैसले ना करें या प्रेशर वाले फैसले ना करें और ये सारे मामला जब आइन और कानून है तो फिर उसमें पसंद या नापसंद की बात कहाँ से आ गई? हमारे यहाँ पर माजी के अंदर भी बहुत सारे फैसले थे वो आइन और कानून के मुताबिक हुए थे। नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट गई थी गिराई गई थी, वो 4-5 जजों ने गिराई थी, वो भी आइन और कानून के मुताबिक थी। उस वक्त भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, वो भी आइन और कानून के, लेकिन बाद में पता चला कि वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। अब इसके अंदर भी तो थे और फिर जब वो वापस आए तो सारे केसेस भी खत्म किए गए, तो वो मैंने वही कहा कानून के तनाजुर में थे ना, वो उसी तनाजुर में था। अब अदालतों ने बाद में रिव्यू किया चीज़ों को। अब इस केस के अंदर भी एक ऑप्शन उनके पास है। अभी ये फैसला मैं वही तो कह रहा हूँ कि 4 दिन है, उसमें एक तो रिव्यू पिटीशन चली गई हैं और दूसरा ये है कि मैंने आपसे फिर कहा कि मुतासरा पार्टी जो होती है उसको एक ख़ास पैराए में रहकर एक महज़ब पैराए में रहकर तनकीद का हक हासिल होता है फैसले के ऊपर, और PTI के लोग भी इन फैसलों पर करते रहे हैं। अब इसमें समझ लें पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इसमें एक स्टेक होल्डर है। 9 मई के वाक़यात में एक वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स है और उनका मौक़िफ़ ये है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ, रियासत के ख़िलाफ़ हुआ, जो बगावत हुई और तकरीबन 200 तनसीबात पर जो हमले उस दिन हुए 9 मई को, यानी 1 या 2 नहीं थे, 200 तनसीबात थी जिसमें एयरफोर्स के जहाज़ जलाए गए। और फिर ये है कि वो पार्टी जो है उसके अंदर PTI उनका बकौल ये मुलव्वस है और वो जितनी भी उनकी इन्वेस्टिगेशन आई है उसके मुताबिक ये सारा एक प्लानिंग के तहत हुआ और बाहर की कुव्वतें जो एंटी पाकिस्तान कुव्वतें वो इसको गद्दारी के साथ, वो इसको एक तख्ता उल्टने के हवाले से उसको इस तरह देख रहे हैं। अब वो अदालत के इस फैसले पर वो एक क्योंकि स्टेक होल्डर हैं तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने कल दिया है। वो अदालत तक भी मैसेज था, वो गवर्नमेंट के पास भी मैसेज था, जो उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ देना था। उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली उनका अपना एक मौक़िफ़ था कि ये हमारे साथ हो रहा है और अगर इस पार्टी को फिर ये कहा गया कि अगर अदलिया इनको सपोर्ट करेगी, इनको फ़ायदा पहुँचाएगी, इसका लुबिलवा भी ये था, तो फिर डेफिनेटली मुल्क में इंतशार और बढ़ेगा। मुल्क पर जो तनसीबात, अगर 200 तनसीबात पर हमले हुए हैं फ़ौज के उस दिन, सब यही सवाल है ना कि अगर अदलिया ये फैसला करेगी तो उससे ये हो सकता है। अब अगर अदलिया ने फैसला करना है तो वो तो आइन और कानून के तनाजुर में कर रही है, तो उसमें आप समझते हैं कि ये प्रेशर वाली सिचुएशन है हुकूमत की जानिब से अदलिया के ऊपर? नहीं, प्रेशर नहीं है। प्रेशर तो ये है ना कि अभी तक मैंने कहा 4 रोज़ रह गए, अब प्रेशर वाली तो नहीं है। प्रेशर तो गवर्नमेंट पर आ गया हुआ है। अदलिया के इस फैसले का टोटल प्रेशर इस वक्त हुकूमत पर है, क्योंकि हुकूमत जाने का ख़तरा भी साथ पैदा हो गया ना। जब 107 सीटें हो जाएंगी, अगर अदलिया का ये फैसला मान लिया जाएगा, ये नहीं है कि प्रेशर डाला जा रहा है, इस वक्त सारा प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर है। वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं और उसके अंदर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी उनके साथ मिल रहा है और इसलिए वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि जनाब, और उनका मौक़िफ़ है कि उनको जितनी भी एविडेंसेस मिली हैं, जो कुछ हुआ है, और सारी बात है अगर 200 तनसीबात पर हमले फ़ौज के हुए हैं तो किसने किए हैं? यानी ये बहुत संगीन बात है ना। अगर 200 तनसीबात फ़ौज की अटैक हुई हैं एक दिन के अंदर, तो कुछ लोगों ने तो की, उसके पीछे कोई प्लानिंग तो होगी, खुद ब खुद तो नहीं हुआ अटैक्स। तो अब उनका एक मौक़िफ़ है, जिन पर हमले हुए हैं उनकी तफ्तीश है, इदारों की, जारी बात फ़ौज एक इदारा है। बड़ी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन देखिए 200 तनसीबात के ऊपर, फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले होते हैं तो आपकी सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है कि मतलब कोई आता है और वो जब जिसका दिल चाहे, जैसे दिल चाहे वो जाए और वो फ़ौजी तनसीबात पे हमला कर दे? उसकी सिक्योरिटी कहाँ पे होनी चाहिए और कितना अलर्ट होना चाहिए सिक्योरिटी को? देखिए ना, उसका कल उन्होंने बड़े मेरा ख्याल मुदल्लल जवाब दिया, जो आप लोग इस्तेमाल करती हैं। ISPR ने इसका मुदल्लल जवाब दे दिया था कि उनका अपना एक तरीक़ाकार है, हम देखते हैं।
कि जब वो मिसक्रिएंट जो हैं वो आते हैं और अगर वो तोड़ फोड़ करते हैं तो फिर एक होता है कि उनको हवाई फायरिंग करके डराया जाता है और फिर वो सारा उन्होंने अपना तरीकाकार फौज का बताया कि कैसे रोका जाता है। अब यहाँ पर इशू ये था कि कोई इंडियन फौज नहीं आई थी, यहाँ पर ये इशू था कि कोई अफगानिस्तान की फ़ौज नहीं थी, यहाँ ये इशू था कोई गैर मुल्की फ़ौज नहीं थी, आपके अपने लोग थे जो कि ख़ुद को जमहूरी लोग कहते थे। सही। और आपके वो लोग थे जो कहते थे कि हम एक पॉलिटिकल जमात हैं। तो जब उनका एक मॉब आ गया तो आपने बहुत ज़्यादा चेक करना होता है क्योंकि वो आपके अपने लोग थे कि आपने उस पर गोली चलानी है। सही। जब तक के लेकिन फिर भी वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया, लेकिन उस दौरान वो जो लोग आए थे उसमें से 200 तनसीबात आपकी जो है उसको नुकसान पहुँचाया गया। उसमें आपके जो एयरपोर्ट्स पे खड़े हुए जो जंगी तैयारे थे वो भी जलाए गए। यानी ये छोटी बात नहीं थी, जंगी तैयारों का तो कोई काम नहीं जलाने का, लेकिन उस रिएक्शन के अंदर वो तैयारों को उनको टारगेट किया गया जो कि आपकी पूरी सर्वेलेंस करते हैं इंडियन, इस एरिया में इंडिया की जो सर्वेलेंस है वो भी तैयारे जो हैं उसको नुकसान पहुँचाया गया। तो ये जो उनका मौक़िफ़ है कि इसके पीछे इंडिया था और पाकिस्तान की उस एसेट्स को जलाने की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत मजबूत है। तो इसीलिए हमने कल देखा कि इस्टेब्लिशमेंट का एक इदारा जो बतौर इदारा फ़ौज जो थी एक ISPR को उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ दिया है। तो आज मैं ये कह रहा हूँ कि 4 दिन रह गए, लेकिन आज मैंने देखा कि मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब वो आज बहुत वोकल होकर आई। उन्होंने इन्हीं चीज़ों की बातें की और साथ उन्होंने कहा कि इंतशारी जमात है। फिर उन्होंने इनकी हिस्ट्री रिपीट की कि 2014 में जो पार्लियामेंट पे हमला था, PTV पे हमला था, ये सब कुछ था। उनका तो मौक़िफ़ ये है कि उस वक्त भी इनको इक़्तिदार में नहीं लाना चाहिए था, लेकिन उनका मौक़िफ़ है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने PTI को इन बातों के बावजूद आने दिया और फिर अब ये नतीजा भुगतना पड़ा 9 मई की शक्ल में। यानी अगर वो रोक लिया जाता जो 2014 में ये सब कुछ होने से, तो फिर जो 9 मई थी, फिर ये 9 मई जो है सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती, फिर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती। इसलिए आज वो भी खुल के बोली हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो सिर्फ आज खुल के नहीं बोली है साहब, वो तो आज से 2-3 रोज़ कबल जब से ये फैसला आया है वो तब से बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। वो तो फैसले को ये होना तो नहीं चाहिए। फैसले के साथ साथ आज उन्होंने PTI के वो उन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा जो इंडिकेट वो किया या उन्होंने अपने डिस्कशन में लाया या जिसके ऊपर उन्होंने बात की है वो सारी वो हैं जो 9 मई के वाक़यात से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो है सील भी किया गया है और फिर इमरान खान साहब से जो तफ्तीश इस वक्त हो रही है, मैंने कहा लाहौर की जो यानी जो टीम गई है पुलिस की, तो उन्होंने इनकार किया और ये जो चीज़ें की जा रही हैं इसका मतलब है कि ये सारा का सारा अगर ये रिव्यू पिटीशन, क्योंकि रिव्यू पिटीशन तो फाइल कर दी, कोर्ट ने अपने ऑर्डर पे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको नहीं रोका, स्टे ऑर्डर अभी तक नहीं दिया। कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है या कोर्ट का ऑर्डर वहीं स्टैंड कर रहा है और उसको जो है वो चूँकि स्टैंड कर रहे हैं एक ही जगह पर, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज़ यानी कंपेल्ड टू के उसके ऊपर उन्होंने यानी वो उसके ऊपर उसको जो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अच्छा, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तो फिर ऑप्शन गवर्नमेंट के पास क्या है? गवर्नमेंट के पास 2 बड़े ऑप्शन है, एक है रिव्यू पिटीशन, दूसरा ये है कि PTI के उस रोल को जिसका पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है जिक्र कर रही है और जिसका जिक्र जो है इस वक्त गवर्नमेंट खुद कर रही है इसमें, इसका मतलब है कि ये पार्टी के ऊपर पाबंदी की तरफ चीजें जा रही हैं। सही। और इस वक्त आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए क्या कि वो आके बार बार एक ही जमात का जिक्र करे और वही बातें बार बार दोहराई जाती हैं। आज मरीम साहबा ने 2 रोज़ कबल वही बातें थी, तकरीबन आज भी वही बातें थी। आपकी तवज्जो किस तरफ मरकूज होनी चाहिए इस वक्त? मुल्क की मईशत आपके सामने है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, अफलास है, भूख है, प्याज है, बिजली के बिल्स हैं, अशिया खुनोट की कीमतों में इजाफा है। आप उसके ऊपर आके बात करें ना, आप एक ही जमात का बार बार वही जिक्र। अब जमात इसलिए ना कि छोटा रोल नहीं है ना, 9 मई को जब 200 तनसीबात वो अदालतें हैं ना, वो भुगत लेंगे। अदालतें किसने, वो सजा का तयन किसने करना? वो तो अदालतें करेंगी। गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने तो करना है ना, ऐसा तो नहीं होगा। गवर्नमेंट के काम और भी तो बहुत है करने के लिए, गवर्नमेंट अपना काम करे। नहीं, ऐसे नहीं होता ना। अब एक बहुत बड़ी आपकी फौज खड़ी है तो वो किसको कह रही है? वो गवर्नमेंट को भी कह रही है कि एक पार्टी अगर इंतशारी पार्टी है तो उसकी तमाम इम्प्लीमेंटेशन है, उसके खिलाफ कार्रवाई गवर्नमेंट नहीं करनी है ना। गवर्नमेंट अब घर तो नहीं चली जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने बात की कि जनाब महंगाई है, बेरोजगारी है, तो कल एक मरीम नवाज साहबा ने बहुत ज़्यादा एक बड़ी मीटिंग पंजाब में भी ली। मैं मरीम नवाज साहबा की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पंजाब के अंदर उन्होंने कल का अंडों की कीमतें क्यों बढ़ी हैं, गोश्त की कीमत, वो भी वो साथ कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का इस वक्त जो कि इदारों का एक मेजर इस वक्त चीज़ें आप समझे कि एक क्लूजन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, एक हेड ऑन क्लूजन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। फौज और आपकी गवर्नमेंट का एक मौक़िफ़ है और कोर्ट का डिसीजन उसके बिल्कुल बरखिलाफ आ चुका है, ठीक है। अब वो एक तो रिव्यू, उनके पास ऑप्शंस कौन से, जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगले 3-4 दिन आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी 4 डेज आप लगा लें, 15 दिन में अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती कोर्ट के ऑर्डर के, तो फिर क्या होगा?
फिर आप इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है, गवर्नमेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है, कोर्ट कोई बड़ा फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ कर सकती है। अब गवर्नमेंट के पास इसके अंदर मार्जिन बड़ा थोड़ा है, सही 36 घंटे 48 घंटे या कुछ और घंटे कह लें। इन घंटों के अंदर अगर उन्होंने बचना है तो उनके पास दो चीज़ें, या तो रिव्यू पिटीशन में जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दाखिल कर दी, गवर्नमेंट को अदालत को स्टे दे दे उसके ऊपर कि ठीक है उस ऑर्डर को जो हल्फ लेने वाला है उस ऑर्डर को थोड़ा हम डिले करते हैं और इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, आए पहले इसको रिव्यू कर लेते हैं। अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो फिर गवर्नमेंट जाएगी, जो मुझे नज़र आ रहा है जो इदारे जा रहे हैं वो जा रहे हैं बैनिंग की तरफ, पीटीआई को बैन करने की तरफ। उस सूरत में कि अगर वहाँ से स्टे अभी नहीं मिलता तो फिर ये पार्टी को उनके पास जो ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि इनके गवर्नमेंट के पास इस वक्त ऑप्शन कम है, एक प्रेशर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी उनके ऊपर है और एक एविडेंसेस भी सामने आ चुकी हैं। उसमें मरीम नवाज साहब का बोलना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें इस तरफ जा रही हैं कि पीटीआई को बैन कर दिया जाए और बैन करके कलअदम करार दिया जाए और उसके लिए वो सारी चीज़ें तैयार करके कोर्ट में पेश की जाए या जो ऑप्शन है जिस तरह भी उनको किया जाए। अब उनके पास जो है इसके लिए पीटीआई जो है वो भी उनको भी नज़र आ रहा है, तो अब भूख हड़ताली वो भी अपनी एक स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। आज उन्होंने जो भूख हड़ताल कैंप लगाया लेकिन अलामती थी, ये नहीं था कि उन्होंने ये कहा था कि हम मुसलसल लगाएंगे, उन्होंने ये खुद कहा था कि हम रात को उठ जाएंगे और हम अलामती लगाएंगे। इसी तरह लाहौर के अंदर यानी पंजाब असम्बली के सामने जो पंजाब असम्बली की जो अपोजिशन है वो भी उन्होंने भी उस तरह का मिलता जुलता एहतजाज यहाँ पर किया है, वो भी एक्टिव हो गए हैं। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन बचे हैं, वो ऑप्शन बचे हैं उनके पास जैसे भूख हड़ताली कैंप और इस तरह की चीज़ें वो भी कर रहे हैं जो पीटीआई के पास भूख हड़ताली कैंप हो या अलामती इस तरह की वो तहरीक एहतजाज, आप समझते हैं कि ये कोई असर डालेगी गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त? देखिए इस वक्त गवर्नमेंट जो है असर तो एक इस तरह का प्रेशर तो होता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि पीटीआई, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि 9 मई के वाक़यात पीटीआई के पाँव में एक बहुत बड़ी समझे जंजीर पड़ गई है, गले में एक तौक है। ये जो अमल उन्होंने उस दिन किया वो उनकी जान नहीं छोड़ा, जैसे वो कंबल को कहता मैं तो छोड़ा, वो कंबल मुझे नहीं छोड़ा। तो इस वक्त पीटीआई को 9 मई का कंबल नहीं छोड़ा, उसने लपेट लिया और वो इस वक्त उन्हें बुरी तरह अपने अंदर जकड़ रहा है। अब वो जो तमाम चीज़ें रह गई थी, मैं कह रहा हूँ कि जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से पीटीआई की लीडरशिप को मिल भी रहा था, शायद अब वो चीज़ें उनकी भी बर्दाश्त ख़त्म होती मुझे नज़र आ रही है और वो रिलैक्सेशन जो है वो सारी वापस लिए जाने का इम्कानात नज़र आ रहे हैं। खुद पीटीआई के सरबराह जो हैं वो खुद भी कह चुके हैं, कल उन्होंने बात की कि शायद मुझे फौजी तहवील में दे दिया जाएगा, और मैंने आपसे कहा था कि ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन मौजूद है कि अब उन्होंने चूँकि GHQ के ऊपर बयानात जो है यानी इस हवाले से अपना बयान जो है वो दिया और उन्होंने ये कहा है कि ये मैंने कहा था कि वो उसमें ये नहीं था ना, वो ये था कि आप जाके पुरअमन एहतजाज की कॉल दे, ये उन्होंने कहा है ना, लेकिन एक एतराफ़ तो आया ना। पहली बात है कि एतराफ़ ये आ गया कि जनाब उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ चले जाएं। अब अगर उन्होंने मज़ीद कुछ कहा है, उसकी कोई ऑडियोज़ हैं, अगर उन्होंने कहा है तो उसकी ऑडियोज़ मौजूद होंगी, और अगर उन्होंने एतराफ़ किया है तो ये ऐसे नहीं किया होगा एतराफ़, पहले इसको अंडरस्टैंड करें। इमरान खान साहब ने आज तक ये एतराफ़ नहीं किया था, लेकिन अगर अब एतराफ़ किया है तो इसका मतलब है उनको कुछ ना कुछ ऑडियोज़ ऐसी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सुनाई गई हैं जो उनका अपना बयान था, उनको सुनाई गई होंगी कि आपने ये एतराफ़ या आपने किया है या आपने अहकामात जारी किए हैं तो ये सुन लें। तो जिसके बाद उन्होंने ये आगे से किया होगा, जो मैं इसको प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि ठीक है मैंने ये दिया था लेकिन मैंने तो पुरअमन रहने के लिए कहा था। तो अब वो जो मैचिंग कर रहे हैं उनकी पोलोग्राफिक और वॉइस मैचिंग जो टेस्ट हैं, अगर ये टेस्ट वो होने देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी। इसलिए अब वो उसकी संगीनी समझ रही है पीटीआई की क़यादत भी कि इस बयान के साथ, और अगर ये टेस्ट बिल्कुल सेट होकर अदालत के सामने चले गए तो देखें अगर ये टेस्ट हो जाते हैं और ये पॉजिटिव निकल आते हैं और अदालत के सामने ये रख दिया जाता है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर ये पार्टी और उसकी लीडरशिप मौजूद है, तो बैन लगना उसके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो फिर आसान हो जाएगा क्योंकि एविडेंसेस सामने आ जाती है। अब इस 4 दिन के अंदर खान साहब की वो जो टेस्ट है वो खान साहब ने आज नहीं होने दिए, बहरहाल ये हो ही जाएंगे, लेकिन इस वक्त बड़ा क्रिटिकल पाबंदी लगाने के हवाले से भी तो अभी उस तरह अमल दरामद हुआ नहीं है ना। अभी कल इजलास, आज का टाइम था इजलास का, मुलतवी कर दिया गया, लेकिन मैंने आपसे दोबारा रख लिया गया, वो तो खुद ही इस चीज़ में नहीं, ये 4 से 3-4 दिन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट अपने ऑप्शंस को तेजी से, क्योंकि उनके भी ख़त्म हो रहे हैं ऑप्शंस ना। अब मैंने कहा कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहानत से एक काम किया है कि वो खुद इसमें पार्टी में तो कोई 1-2 दिन लग ही जाएगा ना। देखिए उसके अंदर फर्ज किया स्टे आ जाता है, आखिरी दिन आ जाता है स्टे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर उस एप्लीकेशन पर कोई स्टे आ जाता है और क्योंकि उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ दिया है,
तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस टल सकता है और पॉलिटिकल वे में चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। अगर गवर्नमेंट अगर अदालत रिव्यू में चली जाती है और रिव्यू के अंदर साथ ये है कि स्टे दे देती है कि जब तक रिव्यू हो रहा है तब तक दूसरी पार्टी को भी ये है कि ठीक है अभी आप हल्फ ना लें, क्योंकि हल्फ लेने का मकसद ये है कि पूरी गवर्नमेंट घर जाती है। हाँ जी, पूरी गवर्नमेंट घर जाती है और एक किस्म का वो इस तरह का तो नहीं करेंगे कि वो घर चले जाएं, ठीक है ना, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो 107 सीटें हो जाती हैं, अक्सरियत आ जाएगी, आज नहीं तो कल, अगर जाके अभी फौरी खतरा तो नहीं है लेकिन कल को जा सकती है, महीने 6 महीने, 3-4 रोज बाकी हैं, हाँ। उसमें कौन सा कोई ज्यादा टाइम है? तो 3-4 रोज में, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो इस तरह के ऑप्शंस नहीं है। तो अब उनके पास एक ऑप्शन बचता है कि वो पाबंदी लगा दें। और पाबंदी लगाने के लिए अगर ये मैचिंग कर जाते हैं टेस्ट सारे, तो फिर एक ऐसी एविडेंसेस आ जाती है जो कोर्ट के सामने पेश की जा सकती है कि जनाब ये देखें, ये सबूत है, ये उनकी ऑडियो है जिसमें इन्होंने ये कहा और ये मैच कर रही है, उनके टेस्ट जो है वो बता रहे हैं कि ये इन्हीं की आवाज़ है, या ये जो वीडियो है ये इन्हीं की है, या और भी कोई चीज़ है, कोई तस्वीरी प्रूफ है तो ये इन्हीं का प्रूफ है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें साबित हो जाती है तो फिर एक नाकाबिले तरदीद किस्म की एविडेंस अदालत के सामने आ जाएगी। सही। और अदालत का फिर वो जो फैसला है इनकी सीटों के हवाले से वो फिर बदल भी सकता है, क्योंकि बात तो एविडेंसेस की है। ये एविडेंसेस अभी तक कलेक्ट नहीं की गई थी। मैंने आपसे कहा, आप कहती थी ना कि जी, मैंने कहा ये प्रोसेस लगेगा। अब चूंकि ये साइंटिफिक बेस्ड जो होती है एविडेंसेस है, सब इस प्रोसेस में इतनी तवील जो है वो इतना देरी के बाद क्यों? अगर पता था कि ये मुजरिम है या मुलजिम है तो उसके ऊपर ये प्रोसेस तो तभी कंप्लीट होना चाहिए था। अब तो अब से थोड़ी ना ट्रायल हो रहा है, ट्रायल तो 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर का अर्सा गुजर गया। बहुत सारे और केसेस उसमें ट्रायल हो रहे थे, ठीक है ना, और उसमें उस पर तफ्तीश हो रही थी। उसमें आपको पता है कि फॉरेन फंडिंग केस था और बहुत सारे केसेस थे, लेकिन निकाह का केस था। लेकिन ये कहा जाता है ना कि फॉरेन फंडिंग केस हो या इद्दत में निकाह केस हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग 190 बिलियन पाउंड केस हो, कोई भी केस हो, उसमें यही कहा जाता है ना कि जो 9 मई का केस है वो सबसे हाई प्रोफाइल केस है। पहले नहीं कहा जा रहा था, पहले ये कहा जा रहा था कि फॉरेन फंडिंग केस जो है और साइफर केस बड़ा हर दूसरे केस को बड़ा केस कहा जाता है, लेकिन जब उस केस वो खत्म हो जाता है तो उसमें वो कह दिया जाता है खत्म कोई भी जान केस ही नहीं थी। हुआ। आज हमने देखा कि मरियम साहिबा ने जब जिक्र किया तो उसमें सैफर की बात भी उन्होंने की, हालांकि वही सैफर जिसको आप ही की अदलिया जो है वो कह चुकी है कि सैफर वाज नथिंग, सैफर वाज जीरो। तो जब आपकी अदालतें उसको उड़ा चुकी हैं तो क्या जरूरत है आपको बार बार एक ही बात पे जिक्र करने की? देखिए, आप बिल्कुल एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देती हैं। मैंने आपसे कहा कि आपने कहा उड़ा चुकी हैं, उड़ा नहीं, मैंने कहा यहाँ स्टेजेस हैं, हर केस की एक स्टेज है। सही। और जब वो फाइनल स्टेज क्रॉस करेगा फिर आप कह सकते हैं कि ये फाइनल फैसला है। सही। अभी इन प्रोसेस है, अभी ये कोर्ट में है। मिसाल है, ये अपनी स्टेजेस को तय कर रहे हैं, नीचे वाली कोर्ट का फैसला, फिर हाई कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट का, फिर डिवीजन बेंच का फैसला। बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट से फैसले आए हुए हैं, कुछ के आपकी सुप्रीम कोर्ट से फैसले आए हैं, डिवीजन बेंच में जाने हैं, यानी वो भी खत्म नहीं हुए, उनको आप फाइनल फैसले ना समझे। सही। ठीक है ना। दूसरी ये कि कुछ केसेस में बेल्स आपको मिली हुई हैं, केसेस अभी मौजूद हैं। उसी तरह ये केस है, वो 1 बाय 1 वो केसेस आ रहे हैं। उसमें ये एक 9 मई का जो ओरिजिनल केस है, जो ओरिजिनल 9 मई के केसेस हैं, वो अब वो स्टार्ट हुए हैं और उसके अंदर एविडेंसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको एविडेंसेस के बेस पे फैसला होगा। और अगर ये मौक़िफ़ है कि इंतशारी पार्टी है, या वो इसे आप दहशतगर्दी कह लें, आप इंतशारी कह लें, या मुल्क के अमन अमान को बिगाड़ने वाली एक पार्टी है, या उसने वो रोल अडॉप्ट कर लिया। जैसे मैं यही पूछना चाह रही हूँ ना कि अगर आप 1 साल से ये कह रहे हैं ना कि इंतशारी टोला है, वो अब तो खैर वो डिजिटल दहशतगर्द भी उनके कहा जा रहा है उनको, और उन्होंने मुल्क का अमन अमान तबाह किया है, तो ये तो 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। आपको पता है कि वो दहशतगर्द जमात है, आपको पता है कि वो इंतशारी टोला है, उसके ऊपर अब क्यों पाबंदी आयद करनी पड़ी है, जबकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से अदालतें उसके फैसला दे चुकी हैं। ये तो इंतशारी जमात है, इसको तो तभी बैन कर देना चाहिए। इसीलिए ना जब फैसला आया तो उसके बाद ये पॉइंट ऑफ व्यू जो था और ज़्यादा बढ़ के आया कि हम जो, ये तो नहीं था कि पहले पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया, ये तो आ चुका था और यही डिमांड कर रही थी के हवाले से तो नहीं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यही तो डिमांड कर रही थी कि इस पर पाबंदी लगे। उन्होंने आज तो नहीं की, उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने आपको जिक्र किया तो जिस हवाले से थी, जिसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर सारी चीज़, वो जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी उसी का आप समझे कंटिन्यूटी है, और उसी का तकरीबन वही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, थोड़ा सा थोड़ी चीज़ें बदल के वही थी। बन्नों का जिक्र आ गया। उसका मौक़िफ़ जो था, उनका मौक़िफ़ है कि हम इतने अरसे से ये बात कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड है, तो आप कैसे उनको जो है अदलिया जो है उनको बहाल कर रही है, कैसे उनको कर रहा है, और इनको बहाल किया गया। मैंने इसीलिए कहा ना, अभी ये फाइनल फैसला नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि फैसला फाइनल नहीं है, रिव्यू का एक मौका मौजूद है। सब 11 जजेस कह चुके हैं तो कि पीटीआई जमात थी और वो पार्लियामेंट्री जमात है। हो गया, आपके जजेस ने फैसला दे दिया, मैं तो ये नहीं कह रहा, लेकिन वो फाइनल फैसला नहीं है। रिव्यू का एक हक आपके पास मौजूद बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब उस रिव्यू के हक के बाद अगर यही 11 जजेस
या और जजेस में शामिल हो जाते हैं, यही फैसला देते हैं, तो ठीक है, फिर आपको मानना पड़ेगा। और अगर रिव्यू में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं या फ़र्ज़ किया नई एविडेंसेस आ जाती हैं और वो देखते हैं कि नहीं जो फैसला दिया गया था, अब जो एविडेंसेस आई तो बाकी ये तो इंतशारी पार्टी है, तो इसलिए वो रिव्यू के फैसले में फैसला भी बदल सकता है और ये कलदम भी हो सकती है। अब दोनों पार्टियां अपनी अपनी एविडेंसेस के साथ जा रही हैं कोर्ट के अंदर और जाके अपना अपना व्यू पॉइंट दे रही है। नहीं वो भी दे रही है, पीटीआई भी अपना केस लड़ रही है। अब चूंकि ये सारा का सारा जो आपको सपोर्ट इस वक्त पीटीआई को मिल रही है वो कोर्ट से मिल रही है, तो इसीलिए आपकी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है इसमें पार्टी नहीं डायरेक्ट बन सकती, उसने लड़ना है हुकूमत के जरिए ये केस, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट को बताएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से देंगे, वो उनका राइट है, सबका है, इसमें कोई इशू नहीं है। फौज का एक बयान आता है, जैसे पुलिस के एक अफसर का आईजी का एक बयान आ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है कि फौज का एक, ये तो नहीं कि हर कोई बोल रहा था, उनका एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड आईएसपी आ रहा है, फौज ने अपना मौकफ दिया, वो गवर्नमेंट को भी दिया, अदलिया को भी दिया, कौम के सामने अपना मौकफ रख दिया, क्योंकि ये उनके लिए बहुत सीरियस मैटर है, ये कोई मामूली बात नहीं है। 200 तनसीबात तबाह कर दी गई, जहाज़ों को आग लगाई गई, और सिक्योरिटी कहाँ थी? मैंने फिर आपसे कहा कि उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि कोई दुश्मन मुल्क नहीं थी, कोई फौज नहीं आ रही थी, आपके अपने लोग थे, आपको यकीन नहीं होता, मसलन आपको क्या पता कि एक आपका कॉमन मैन है, चलते चलते आप पे खंजर तान के एकदम खंजर मार दे, तो आपको यार तो नॉर्मल चलता आ रहा था, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि ये कर रहा है। तो जो वो कर रहे थे वो जब उन्होंने एक्ट किया तो एक्ट के बाद पता चला कि यार ये तो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद एक केस बिल्डअप हो गया, उस केस को लेकर वो अभी तक चल रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। ऐसा साहब बात हो रही है जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से, अभी जो सामने आ रही हैं चीज़ें और मरीम नवाज़ साहबा की बातें, आप समझ रहे हैं कि इसमें जो मुश्किलात हैं वो पीटीआई के लिए मज़ीद कटन हो रही हैं? जी बिल्कुल, अगले 3-4 दिन गवर्नमेंट के लिए और इवन अदलिया के लिए और पीटीआई के लिए, सब के लिए इक्वली जो है मुश्किल है, क्योंकि अगर ले लिया जाता है हल्फ तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल है, और अगर हल्फ ले लिया जाता है तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो मौक़िफ़ है, जो बार बार बहुत वाज़ेह तौर पर आ चुका है, और एक इंतशारी टोला पार्टी सब अगर हल्फ ले लिया जाता है, चूँकि वक्त तो वैसे भी कुछ दिन बाकी हैं, तो उसमें जो है वो जो एक बार बार लफ्ज़ दोहराया जा रहा है इसी जमात के लिए, दहशतगर्द जमात कह लें या फिर इंतशारी टोला कह लें, आप समझते हैं कि फिर वो लफ्ज़ जो है वो हज़फ करना पड़ेगा कि इंतशारी जमात है, अगर इंतशारी टोला है, दहशतगर्द है, तो फिर उनका असम्बलियों में क्या काम, वो उनका हल्फ क्यों लिया जाए? मैंने यही कहा ना, यही बता रहा हूँ कि अगर ये हल्फ ले लिया जाता है तो फिर एक बहुत बड़े टकराव की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत क्लियर कट मौक़िफ़ अपनी एविडेंसेस के तहत, और जो कुछ उनके साथ हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वो तो सारे बच गए, जिनको वो ये समझ रहे हैं दहशतगर्द है, वो कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट हैं, इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया, हमारे साथ जो कुछ किया, तो अगर उनको बिल्कुल क्लियर करके हुकूमत में लाया जाता है तो उसके ऊपर भी एक पॉइंट आ चुका है कि इसका मतलब ये होगा कि फिर इंतशार इस मुल्क में और फैलेगा, डिफेंस और सिक्योरिटी जो है और स्टेक पे लग जाएगी, तो ये तो एक बड़ा खौफनाक टकराव की सूरत हाल में अब चला जाएगा पूरा मुल्क। फिर वो जो 9 मई का एक बयानिया होगा उसका, वो 9 मई का बयानिया ना, वही चलेगा ना, वही चल रहा है ना। मैं कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा वाज़ेह तौर पर कल कहा है, और एक दफ़ा नहीं, 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा और बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वो कर रहे हैं ना, तो इसको आप फेंक तो नहीं सकते ना, क्योंकि 200 आप पाकिस्तानी फौज की इंस्टॉलेशन तबाह करने वाले अगर वो कहते हैं कि ये लोग हैं और वो कल को करके असम्बलियों में भी भेज दिए जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी बन जाती है, उनका प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है, तो ये एक मुल्क बहुत बड़े टकराव या बहुत ज़्यादा एक मुश्किल सिचुएशन में चला जाएगा, क्योंकि जो सतून है वो आपस में लड़ कर नहीं चल सकते, ठीक है ना कहीं चीज़ें मिक्स होंगी ना, तो यानी एक दूसरे पे एतमाद के साथ ही चल सकती हैं। तो एक बहुत वाज़ेह तौर पर एक पार्टी को कह दिया गया इंतशारी पार्टी और ये सब कुछ कर रही है, और उसकी लीडरशिप और उसके एविडेंस सब चीज़ें सामने आ गई हैं, तो उसमें अगर कोर्ट कहती है नहीं आप ये करें हल्फ में, और वो आ जाती है, इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने कह दिया कि इंतशारी जमात नहीं है, अगर हल्फ ले लेते हैं ना तो वो तो हल्फ ले लेते हैं, अगर रिव्यू पिटीशन के बाद कोर्ट का यही आता है फिर तो डेफिनेटली वो फाइनल होगी चीज़, फिर तो 9 मई खत्म हो गया, फिर नहीं 9 मई नहीं खत्म हुआ, वो अपनी जगह पे है, ठीक है, वो रहेगा, लेकिन कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर कोर्ट्स और आपकी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना, एक सीधे टकराव की शक्ल में आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त कोई गुंजाइश है कि इदारे आपस में टकरा जाएं जहाँ पे मुल्की हालात इतने खराब? बिल्कुल, आप मुझे बताएं ना, अब एक मौक़िफ़ है कि उनकी 200 तनसीबात टूटी हुई हैं, अब उनको उनके जो लोग हैं जिनको वो मुल्ज़िम समझ रहे हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, सही, कोर्ट के जरिए अगर वो छोड़ दिया जाता है, और बल्कि वो इक़्तिदार में आ जाते हैं,
तो एक पूरा आपकी फौज जो है वो जो कह रहे हैं हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारी जानें जा रही हैं, और वो कहते हैं हमारी शुहदाओं की बेरुमती हुई है, वही लोग अदालतों में बैठ के फिर उन्हीं को आगे आके हुक्म देंगे या उन्हीं का कोई प्राइम मिनिस्टर आके फौज को लीड करेगा, सही। तो डेफिनेटली ये चीज़ बर्दाश्त नहीं ये होगी ना। तो फिर मुल्क पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो एक मौक़िफ़ उनका जो है वो बदल ही नहीं रहा, वो मुकम्मल तौर पर सबके सामने है। वो तो तो एक इस साल सूरत से- हाल में आप ये समझे गवर्नमेंट से ज़्यादा ये टकराव कहीं और हो रहा है। ये गवर्नमेंट से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का टकराव ये देख बड़ा टकराव है जो होने जा रहा है। और इसमें अब एक जो दरमियानी रास्ता है कि आपने रिव्यू पिटिशन की और फर्ज किया, उस पर स्टे आ जाता है कि जनाब ठीक है अभी आप हल्फ ना लें, कोर्ट कहती है हल्फ ना लें और हम इस केस को सुनते हैं। सही। तो वक्ती तौर पर तो थोड़ी सिचुएशन डिफ्यूज़ होगी, लेकिन अपने अपने मौक़िफ़ पर सब खड़े हैं। अब कोर्ट ने सर पीटीआई भी तो अपने मौक़िफ़ से कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है ना, वो भी तो वहीं पे वो खड़े तो हैं। हैं लेकिन उसके साथ उनको कहा गया इंतशारी टोला, और उनके दामन के ऊपर 200 तनसीबात को तबाह करने का दाग है। वो इतनी मासूम जमात भी नहीं है ना। अब ये जो पहले आप मान ही नहीं रहे थे और फिर इमरान खान साहब मानते हैं कि नहीं जीएच को मैंने भेजा, अब पुरअमन छोड़ देना, अभी बात है कि मैंने भेजा। उन्होंने कैसे इसका एतराफ़ कर लिया? आज तक तो नहीं, पिछले 1.5 साल से कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि कुछ एविडेंसेस उनको दिखाई गई हैं जिसके बाद उन्हें पता है कि ये एविडेंसेस आ गई हैं मेरे सामने। हाँ, तो या फिर उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। इसका मतलब बहुत सारी एविडेंसेस और हैं, अब सिर्फ है कि उसकी मैचिंग हो जाएगी जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि मैचिंग बड़ी ज़रूरी होती है। सही। क्योंकि कोर्ट ने भी बाद में जब आप ये एविडेंसेस पेश करेंगे तो कोर्ट ये कहेगी कि ये वीडियो ऑथेंटिक है, ये ऑडियो जो है ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो इसका टेस्ट करवाया जाए। तो जब टेस्ट कराने में वो टाइम जो ज़ाया होगा जब आप हाँ, टेस्ट तो करा के, वो तो एक प्रोसेस से गुजरने के बाद होगा ना, वो जाएंगे, वो फिर प्रूफ पेश किए जाएंगे। अभी जो फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसमें तो 3 रोज बाकी हैं। हाँ जी, ये तो मैंने अभी ये कहा process ना के अभी तहत 3 रोज बड़े, चलता मैंने इसलिए जाएगा। कहा ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 3 है या 4 रोज हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इन 4 रोज के अंदर चौथे रोज में तो ले लिया जाएगा। ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट इस फैसले को नहीं मानती तो फिर उनके खिलाफ तौहीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जारी बात है पीटीआई फाइल करने चली जाएगी। कोर्ट उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी साथ शुरू कर सकती है कि हमने आपको ऑर्डर दिया था, आपने क्यों नहीं उसकी खिलाफवर्जी, ठीक है ना, उसकी खिलाफवर्जी की। ठीक है, उसमें कोर्ट जाएगी, कोर्ट में हुकूमत जाएगी, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगी। तो मेरा ख्याल है कि अभी चीज़ें जो है ना बहुत ग्रिम मुझे होती नज़र आ रही हैं। सही हो गया। आगे बढ़ेंगे ऐसे साहब, जहाँ पे बात होती है एहतसाब के हवाले से, वहाँ पे हम देखते हैं कि एहतसाब तो होता है लेकिन वो निचले सतह पे होता है। जो बड़े पैमाने के ऊपर है, पुलिस के अफसरान हैं, सीएसपी ऑफिसर्स हैं, वो इस चीज़ से क्यों मुबर्रा होते हैं? अच्छा, ये एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पुलिस फोर्स ऑफ पाकिस्तान जो है ये इसके जो आला अफसरान है ना, ये हर तरह की समझे एहतसाब से ऐसे लगता है कि इन दिनों भी और इससे पहले भी आप देख लें, ये मुबर्रा है, ये बरी हैं। अगर कभी एहतसाब होगा, सज़ाएँ होंगी तो आप देख लें, पूरा इनका रिकॉर्ड उठा के देख लें। सज़ा किसको होगी? कांस्टेबल को हो जाएगी, ASI को हो जाएगी, सब इंस्पेक्टर को हो जाएगी, इंस्पेक्टर को भी हो जाएगी, जो DSP को भी हो जाएगी, जो रैंकर्स हैं, या उनके अंदर से कोई रैंकर SP आया तो उसको हो जाएगी। लेकिन जो ख़ास तौर पर जिसे आप कभी DMG क्लास कहते हैं या आप समझते हैं CSP अफसरान जो हैं, ये जो मुकाबले का इम्तहान पास करके आते हैं, इसके थ्रू ASP भर्ती होते हैं। अच्छा, इनका अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो हाल ही किसी को कोई सज़ा मिली होगी, और वो भी मिलेगी तो बहुत ज़्यादा सख्त होगी। रिसेंट वाक़या जो हुआ है बड़ा ये संगीन वाक़या है, और मुझे नज़र आता है कि पाकिस्तान की सारी इकॉनमी का दारोमदार जो है इस वक्त, जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो गेम चेंजर है वो आपका चाइनीज़ इकनॉमिक कॉरिडोर है। तो इसकी हिफाजत के लिए और इस चीनियों की हिफाजत के लिए बाकायदा फोर्सेस भी यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई, उसमें एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट भी है, फिर पंजाब पुलिस उसको सारा देख रही है। और उस हवाले से ये बड़ा अच्छा हुआ है कि इस दफ़ा ट्रेनिंग के लिए भी बुलाया गया चाइना के अंदर कुछ पुलिस अफसरान को। लेकिन वहाँ जाकर जिस तरह पाकिस्तान की जग हसाई की गई है वो बहुत शर्मनाक है, उस पर आपको बहुत अफसोस होता है। और उससे बढ़कर अफसोस की बात यह है कि जो लोग जिन लोगों ने ये सब किया है वो पुलिस के आला अफसरान है, लेकिन वापसी के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई भी कोई नहीं हुई। मज़े की बात आप ये देखें कि कोई कार्रवाई भी नहीं है। और ये सब ये मालूम भी होता है कि ये सारे कल्प्रिट्स हैं, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं होती। अब देखिए रिसेंट जो वाक़या हुआ है इसमें 12 रुकनी वफद जो था ये भेजा गया चाइना के अंदर ताकि ये ट्रेनिंग करे वहाँ उनके अफसरान से मिलकर कॉमनली कि हमने इस प्रोटेक्शन कैसे करनी है सारे कॉरिडोर को। पंजाब पुलिस के अफसरान थे। अच्छा, माजी में होता यह है कि बाकायदा इस तरह के अफसरान को जब भेजा जाता है तो बाकायदा एक बोर्ड जो है बिठाया जाता है, वो चेक करते हैं कि कौन काबिल है, कौन इसके मेरिट पे उतरता है, भेजने की ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर हुआ पिक एंड चूज़। पिक एंड चूज़ है कि मर्जी के जो ब्लू आइड चैप थे जो आला पुलिस अफसरान के, उनको एक बना के टीम बड़े फ़ख्र के साथ वहाँ भेज दिया गया। अब हुआ ये कि काशगर
एयरपोर्ट पर जो इतलात हैं, वहाँ पर ये 12 रुकनी वफद जब वापसी पे पहुंचा तो इसमें ख़वातीन अफसरान भी थी। तो ये SSP सैयद करार हुसैन साहब हैं और SSP फजल हक साहब, ये आपस में मजाक कर रहे थे। मजाक में चीज़ें थोड़ी बिगड़ गई, मामला ख़राब हो गया और ये एक दूसरे के ऊपर गाली गलोच पर आ गए। एक दूसरे को इन्होंने नंगी गालियाँ दी। अब ये ख़वातीन भी वहाँ मौजूद थे और चाइनीज़ जो हुकाम थे, जो वहाँ का अमला एयरपोर्ट का था, वो भी ये सब कुछ देखता रहा और ये सिलसिला थोड़ी देर शुरू हुआ। यहाँ तक अब सिचुएशन पहुँच गई कि कहीं एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था ना हो जाएं या एक दूसरे के ऊपर पालना पड़े। जी बिल्कुल। तो उस मारधाड़ से बचाने के लिए फिर चाइनीज़ अफसरान जो इतलात हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए और फिर उन्होंने बीच बचाव करा के इस सारे वफद को फिर खैर से हमें घर भेजा। तो जब ये वापस आए, कोई कम जगह ये इतनी जगह सही है। अच्छा, फिर जब ये यहाँ वापस आए तो होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर इंक्वायरी होती और इंक्वायरी के बाद इनके खिलाफ कोई एक्शन होता। तो इस सारे मामले को दबाने की कोशिश की गई आला अफसरान की तरफ से और कहा गया कि नहीं जी, हमने तो इनको बुलाया भी गया, कुछ अफसर, एक अफसर की तरफ से, आला अफसर पंजाब पुलिस के, तो ये जी हमने तो देखना था वहाँ क्या हुआ है और यानी कि वहाँ के जो भी ट्रेनिंग है उस हवाले से हमने पूछना था, तो इसीलिए बुलाया। तो बाकायदा कुछ इसकी खबर ब्रेक भी हुई कि जो वहाँ जो कुछ हुआ है। तो ये है सूरत हाल। अब इन लोगों को जिन्हें शायद तहजीब की ज़रूरत है सिखाने की, यानी इस आला लेवल के ऊपर जाकर वहाँ तो बड़ी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब जिसको तहजीब नहीं है, जो गुफ्तगू नहीं कर सकते आपस में, उनका टेम्परामेंट इतना है, तो आप सोचें कि इनको अगर चाइनीज़ इंजीनियर्स की और चाइनीज़ जो लोग यहाँ पर हैं इनकी सिक्योरिटी दे देगी तो इनके साथ क्या करेंगे? जो आपस में ऐसा कर रहे हैं ये चाइनीज़ के साथ क्या करेंगे? अच्छा, अब इसकी और मिसाल देता हूँ। यहाँ पर ये जो SPU है, ये पंजाब पुलिस का एक है हिस्सा, और माजी की मैं आपको बात बता रहा हूँ। यहाँ पर जो लोग लगाए गए, अब उनका रिकॉर्ड देख लें। अच्छा। अब ये इंतहाई सेंसिटिव एरिया है जिसके अंदर चीनी गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ गए तो उनसे स्पेशली कहा गया कि आप इनकी सिक्योरिटी को यानी फुल प्रूफ बनाएं। और वहाँ पे हम देख रहे हैं चाइनीज़ के साथ जो यहाँ पर हो भी रहा है। तो अब जिन लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किन लोगों को यहाँ भेजा जा रहा है। अच्छा, एक अफसर है इसमें ASP बिलाल क़यूम साहब हुआ करते थे, माजी में ASP थे, बाद में इनकी तरक्की हो गई। तो इनके बारे में सिंध जो थी स्पेशल ब्रांच, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी कि जनाब ये मुनशियात फरोशों के रिंग लीडर हैं। अच्छा। ये रिपोर्ट आ भी गई। वो ASP? जी, ASP के बाकायदा ये मुनशियात बिकवाते हैं और सरपरस्ती करते हैं। लेकिन बाद में बिलाल क़यूम साहब थे, इनको SP बना दिया गया और गालिबन मुझे अब नहीं पता इस वक्त कहाँ पे हैं, लेकिन ये फिर SPU में तैनात कर दिए गए और इन्हें SPU का 2019 में SSP हेडक्वार्टर भी बना दिया गया। अच्छा, अंदाजा करें जिनके बारे में स्पेशल ये ब्रांच था कि ये मनशियात के यानी रिंग लीडर है। रिंग लीडर जब ये ASP सिंध में लगे हुए थे तो ये खुद वहाँ करते थे। फिर ये SPU के अंदर ये बाकायदा इन्हें 2019 में लगा दिया गया। अच्छा, फिर एक और है साहब का SSP एडमिन ऑपरेशन SPU। अच्छा, ये साहब का ये भी थे। ये है मखदूम कैसर साहब। अच्छा, इनकी जो भी इनके खिलाफ जो केसेस थे उसमें एक केस ये भी था कि इन्होंने कोई रिश्वतस्तानी ली और पर्सनल अकाउंट के अंदर पैसे उसके, हालांकि अफसरान बड़े तेज़ होते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे नहीं जमा करते, इन्होंने करवा लिए। तो मखदूम कैसर साहब जो हैं, इनकी तनज़ुली की गई 19 स्केल से 18वें स्केल तक, कि 1 साल तक आपकी सज़ा के तौर पर तनज़ुली है। लेकिन आप ये देखें कि इनको भी बाद में SPU में लगा दिया गया। सही हो गया। तो 1 साल की सजा थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो, अच्छा, इसी तरह आपका इनकी जो एहतसाब का एक ब्रांच है, इनकी अकाउंटेबिलिटी ब्रांच उसको कहते हैं पंजाब पुलिस की, उसके अंदर ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जो ASP से ऊपर के अफसरान के मौजूद हैं, लेकिन हराम है कि किसी एक के ऊपर ये जितने भी एक्शन लिया जाए। इसलिए ये तो सारा इनकी नाक के नीचे हो रहा होता है। और क्या इन्हें इस चीज़ का अदराक बहुत अच्छे से होता है कि हम ये काम कर भी लेंगे, एहतसाब नहीं होगा हमारा, ना हमारी कोई सज़ा का तयन होगा, पता भी है ये मुजरिम है, सज़ा का पता है कि उन्होंने ये सारे काम किए हैं, लेकिन उनको तो यकीन है ना कि हमारे खिलाफ कार्रवाई तो हो नहीं। रिकॉर्ड तो यही बताता है, आप ठीक कह रही हैं। जब उन्हें यकीन है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, तो होता ये है कि जो अफसरान है जब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं तो फिर ये वाली सूरत हाल निकलती है। लेकिन इसमें सवाल यही पैदा होता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जिन लोगों को द पीपल हु आर एट द हेल्म अफेयर्स, वो क्या कर रहे हैं, उनका रवैया क्या है, उनकी तरबियत क्या है और वो करते क्या चले जा रहे हैं। और ये जो उनको पूछने वाला है, बिल्कुल जिन्होंने ट्रेनिंग करनी है, करने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल इसकी मदद की बात में आपको एक अच्छी खासी जो है वो ट्रेनिंग की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अजीज आपका, नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। मुझे दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम। अल्लाह निगहबान।